अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन ये पढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमने ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ना है। सबसे पहली बात, ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जीम भाईजान, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये अब सिलेबस में शामिल है। लेकिन बहुत इजी है और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थॉमस ग्राहम जो था उसने ये लॉ प्रपोज किया था। यार बहुत इजी है। इस लॉ की सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। अब जो डेफिनेशन है मैं बोर्ड पे नहीं लिखूँगा बिकॉज बुक में ये बड़ी अच्छी लिखी हुई है, मैं बस उसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपने ना डिफ्यूजन का वर्ड पढ़ा है, ये डोर क्लोज कर दो। अब आपने देखे ना डिफ्यूजन का लफ्ज़ पढ़ा है, इफ्यूजन का भी पढ़ा है। एक लफ्ज़ होता है डिफ्यूजन, एक होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है पार्टिकल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, या रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसी स्पीड से जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको ना एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा है परफ्यूम है, उसके अलावा एयर फ्रेशनर है। परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो उतनी स्पीड में नहीं फैलेगा, लेकिन जब आप एयर फ्रेशनर स्प्रे करते हैं तो वो फटाफट पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब है जो एयर फ्रेशनर है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है। अब क्वेश्चन अराइजेस कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्यों ज़्यादा है, एयर फ्रेशनर इतनी जल्दी क्यों फैल जाता है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राहम्स लॉ जो था वो बना, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग। डेंसिटी का अगर हम डेली लाइफ में मतलब लें ना, तो हम कहते हैं हजूम, रश, ठीक है ना। क्राउड ज़्यादा हो तो डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, क्राउड कम हो तो डेंसिटी भी कम होती है। मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। वाइल छुट्टी टाइम जब आप यहाँ से निकलते हैं तो एक दफ़ा जब कॉलेज से निकलते हैं तो इस रोड पे डेंसिटी ज़्यादा होती है, रश होता है ना, रश पै जाता है, तो यहाँ पर ना डेंसिटी ज़्यादा होती है। फिर जैसे आप मेन रोड पे चले जाते हैं फिर ट्रैफिक डिवाइड हो जाती है। कोई लेफ़्ट मुड़ जाता है, कोई राइट मुड़ जाता है, कोई सर्विस रोड पे चला जाता है, कोई मेन रोड पे चला जाता है। एज ए रिज़ल्ट जब आप मेन रोड पे जाते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, ट्रैफिक कम हो गई, डेंसिटी कम हो गई। आप फिर क्या करते हैं कि आप जनाब सीधे जाते हैं, शहबाज रोड वाला टर्न मुड़ जाते हैं। अब वहाँ पर रोड जो है वो नैरो डाउन हो जाता है। शहबाज रोड की एक साइड पे जहाँ आप जा रहे थे वहाँ पर डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, रश बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाए मस्जिद नूर के पास जाके रश और बढ़ जाता है। तो जो नए बाज़ार में घुस जाएँ तो फिर तो बेड़ा ही गर्क हो जाता है ना। मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखिए फिर डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो आपकी स्पीड कम होती चली जा रही है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें, यहाँ से जब आप निकले थे तो आप स्पीड में मूव करते हैं, शहबाज रोड तक आप बड़ी स्पीड में जाते हैं, लेकिन उस स्पीड से आप शहबाज रोड पे बाइक नहीं चला सकते। उसकी रीज़न यही है कि वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो गया। इसी तरह से जो गैसेस डेंसर होती हैं, ऐसी गैसेस जिनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला ज़्यादा होता है वो लेस डेंसर होती हैं, लेकिन जिनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला कम होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। मॉलिक्यूल करीब करीब है ना, थिकनेस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब पार्टिकल्स के दरमियान में फासला कम हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसे में पार्टिकल तेज़ी से मूव नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना। अब देखिए सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा है, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते, अपनी जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं। लिक्विड्स की डेंसिटी कम होती है तो मॉलिक्यूल हरकत करते हैं प्रॉपर। गैसेस की डेंसिटी बिल्कुल कम होती है तो गैस के मॉलिक्यूल स्पीडीली मूव कर सकते हैं इर्द गिर्द अपने आपस में ना। तो सिंपल ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो हम ये कहते हैं कि जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो जो इसकी डेफिनेशन बनती है, मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूँगा, मैं जस्ट हेडिंग दे देता हूँ। आपने बुक में जो उसने ब्लू इंक से लिखा हुआ उसके ऊपर आपने डेफिनेशन की हेडिंग दे देनी है। डेफिनेशन उसने जो लिखी है पहले मैं वैसे पढ़ देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। देखें, नहीं ये टॉपिक के नीचे है यार पहला पैराग्राफ डेफिनेशन का ही है। पहले 3 लाइंस जो है ना वो डेफिनेशन की हैं। कुछ बुक्स में उसने ब्लू से लिखा है,
कुछ बुक में उसने ब्लैक राइटिंग से ही लिख दिया है। अच्छा देखिए, पहला पूरा जो पैरा है 3 लाइंस का, वो डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो सुन लें, बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। वो कहता है कि किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है या रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो उसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे आप ऐसे लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, आप या तो इसको डिफ्यूजन के ज़रिए डिस्कस कर लें या इफ्यूजन। एक चीज़ लिखनी है, डिफ्यूजन बुक में लिखा है, हम भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ही लिखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, हम इस रेट ऑफ डिफ्यूजन को R से ज़ाहिर कर देते हैं। R से ज़ाहिर करें, यह आएगा 1/√D, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस is inversely proportional to the square root of the density of the gas at standard temperature and pressure at STP, standard temperature and pressure। ना तो हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना हम प्रेशर चेंज करते हैं। यार इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, और जब आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने ये सारी मैथमेटिकल फॉर्म इसको लिखना भी और सॉल्व भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर डेफिनेशन का होगा, 1 नंबर इसकी मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको सॉल्व करने का होगा। अब देखें इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को हम सॉल्व कैसे करेंगे। R, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट K है और कांस्टेंट्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो कांस्टेंट्स आपकी बुक्स में मेंशन कर दिए गए हैं आपको वही लगाना होंगे। तो यहाँ देखें डिवाइडेड बाय √D। अच्छा, अब ऐसा है, डेंसिटी को इस तरफ ले जाएं आप, मल्टीप्लाई हो जाएगी रेट ऑफ डिफ्यूजन के साथ, तो ये इक्वल टू K आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस एंड स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये भी इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन ये आपकी बुक में नहीं दी गई तो आप भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ही सिर्फ इतनी लिखेंगे। यहाँ तक लिखने के आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ औक़ात डिफाइन ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो डेफिनेशन बुक से आप लिखेंगे, मैथमेटिकल डेरिवेशन इतनी लिखेंगे, बुक में उसने रेट ऑफ डिफ्यूजन पूरा ही लिखा हुआ है। आप चाहें तो पहली दफ़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन लिखें, उसके बाद आप सब R से इसको जाहिर कर दें, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब इसके बाद उसने कहा जी आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 गैसेज हैं, 2 डिफरेंट गैसेज हैं, एक गैस 1 कह लें, दूसरी को गैस 2 कह लें। चलें हम इसको यहाँ लिखते हैं जी, एक को हम गैस 1 कहते हैं, एक को गैस 2 कह लेते हैं, गैस 1 एंड गैस 2। अच्छा यार देखें, जो गैस 1 है दोनों के ऊपर जब ये लॉ अप्लाई करेंगे तो रिलेशन तो वही रहना है ना, R इज़ इक्वल टू 1, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। इसी तरह से R इसके ऊपर भी वही आएगा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को R1 कहेंगे और डेंसिटी को D1 कहेंगे, और गैस 2 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन को R2 कहेंगे और डेंसिटी को D2 कहेंगे। अच्छा, इसको भी इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे तो R विल बी इक्वल टू K ओवर √D1। क्लियर है ये बात। इसी तरह से R1 ये हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएं, R1 इंटू √D1 इज़ इक्वल टू K। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा R2 इज़ इक्वल टू K इज़ द कांस्टेंट क्वांटिटी √D2। इसको दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू D2 इज़ इक्वल टू K, यह आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को या तो डिवाइड कर दें या कंपेयर कर दें। बुक में इसने कहा डिवाइड करें इस इक्वेशन को इसके ऊपर, मैं लिखता हूँ दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें। एक ही बात है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो देखें। अब कंपेयर करेंगे राइट साइड के बराबर, लेफ़्ट के बराबर। अब राइट साइड तो कट जाएगी, ये राइट जो है, लेफ़्ट जो है ये लेफ़्ट के बराबर आ जाएगी। मतलब R1
इनटू D1 का अंडर रूट इज इक्वल टू R2 एंड D2 अंडर रूट। अब ऐसा करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन के एक तरफ कर लेते हैं, डेंसिटी को दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखें R1 ओवर R2 और जो D2 है वो तो अपनी जगह पे है, यस अंडर रूट D1 हो जाएगा, इसका डिवीजन में आ जाएगा D1। अच्छा अब इस इक्वेशन में ज़रा देखें, इस इक्वेशन के मुताबिक R1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और R2 जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस 2। तो यहाँ पर ये लॉ एक दफ़ा वेरीफाई हो जाता है, ठीक है ना। अब इसकी ना उसने कहा जी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ भी जाएं। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की तरफ मतलब मूव करने से पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे मल्टीपल चॉइसेस बताता हूँ जो इसमें से आने का चांस होता है। देखिए थॉमस ग्राहम ने ना एक और बात बताई थी, उसने कहा था लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। ये इसने बात कही थी, ये बुक में कहीं भी नहीं लिखी हुई, लेकिन ये बोर्ड के पेपर में, MD कैट में, ई कैट में इस तरह का एक आधा MCQ आ जाता है। वो देख लें क्या है। ये इसने बात जो की थी, इसने कहा था जी लाइटर गैसेस, ये फिक्रा कहीं ना कहीं बुक में लिख लें, लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। लाइटर गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा डिफ्यूज़ करती हैं, स्पीड के साथ डिफ्यूज़ करती हैं, इसने ये बात की थी। अच्छा हम इस चीज़ को डेली लाइफ में अप्लाई कर लेना तो फिर भी हमें ये बात समझ में आ जाती है। वो कैसे कि लेट्स सपोज एक मोटा सा पर्सन है, ठीक है, और एक सुक्का सा पर्सन है हमारे शेख अहमद जैसा वज़ीर सेहत। तो इन दोनों की हम दौड़ लगा दें, वो तैयब मोटू भाग ही गया, नहीं तो उसके साथ इसकी दौड़ लगवा देते। तो डेफिनेटली जो है जो स्मार्ट पर्सन है वो जीत जाएगा, उसमें उसका रेट ऑफ डिवीजन फास्ट होगा, ठीक है ना। इसलिए मोटा बंदा जो होता है जल्दी किसी को छेड़ता भी नहीं है कि मेरे को भज्याते जाना नहीं, फिर कोटो पै जाएगी। तो अब ऐसा है कि देखें जिसकी डेंसिटी कम है ना वो तेज़ी से डिफ्यूज़ करता है। इसके अलावा उसने बात अब मैस की भी कर दी है, लाइटर गैसेस लाइटर बाय मैस। ये जो लाइटर गैसेस की बात कर रहा है लाइटर बाय मैस है ये बात। मैस में अब कौन सी मैस ले सकते हैं, मोलर मैस की बात कर लें, मैस या मोलर मैस की बात कर लें। इसका मतलब है हैवी गैस जो होगी वो जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करेगी। एंड हेयर इज़ द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि जो परफ्यूम और जो दूसरा क्या था एयर फ्रेशनर जो हैं, ये एयर फ्रेशनर तेज़ी से क्यों डिफ्यूज़ करता है, बिकॉज उसमें लाइटर गैसेस होती हैं, जबकि जो परफ्यूम होता है वो तो बेसिकली लिक्विड से वेपर फेज में आया होता है। इस वजह बॉटल के अंदर वो लिक्विड होता है, जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो वो मतलब वेपर्स बन के बाहर निकलता है, ड्रॉपलेट्स बन के बाहर निकलते हैं जो कि वेपरेट हो जाते हैं, तो उसको उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए वो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका कम है। तो ये यहाँ इसका आंसर है कि लाइटर गैसेस डिफ्यूज़ करती हैं ज़्यादा स्पीड के साथ। तो यहाँ पर देख लें, फिर इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास अगर हमें पेपर में वो डेंसिटीज़ नहीं देता गैसेस की, तो फिर हम डेंसिटीज़ की बजाय मोलर मैसेज भी ले सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो R1 ओवर R2 है ये इक्वल होगा M2, मतलब डेंसिटी की जगह पे आप मोलर मैसेज भी ले सकते हैं, M2 एंड M1। तो ये भी ग्राहम्स लॉ की ही एक स्टेटमेंट थी, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करना बुक में, उसने सिर्फ यहाँ पर प्रूव करके उसने सिर्फ इतना ये लिख दिया, आगे आपने भी सिर्फ इतना लिखना है बस, ठीक है ना। जैसे बुक में लिखा हुआ एज इट इज़, आपने जस्ट इसको मेंशन करना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक हो गया ना। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ से मल्टीपल चॉइस कैसे बनता है। अब इसमें से ना मल्टीपल चॉइस इस तरह से बनता है कि वो पेपर में ना आपको 4 डिफरेंट गैसेस दे देता है ऑप्शन में, A B C D 4 ऑप्शन दे देता है। वो कहता है जी बताएं रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका सबसे ज़्यादा होगा, या वो पूछ सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका सबसे कम होगा। तो मैं रैंडमली मैं कुछ 4 गैसेस आपको दे देता हूँ। देखें, एक है हमारे पास गैस, चलें जी, हाइड्रोजन है, एक है नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है।
वी आर हैविंग 4 गैसेस। हमने वो क्वेश्चन पूछेगा किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम है। अब देखें वो दोनों तरीक़ों से एमसीक्यू पूछ सकता है। आप क्या करेंगे, इन सबके मोलर मैसेज लिखेंगे और ये जो चंद एक मोलर मैसेज हैं ये आपको फर्स्ट ईयर के एंड तक जाते जाते वैसे याद हो जाने। इसके बारे में आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको वैसे याद होते हैं। अपने इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं कि आपको काफ़ी सारे गैसेस के, लिक्विड्स के मोलर मैसेज याद हो जाएंगे। अच्छा देखें, हाइड्रोजन का जो हमने पढ़ा था दैट वाज 2.016 ग्राम्स पर मोल। इसका था 14 होता है ना, तो 28 हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। इसका निकालेंगे 32 हो जाएगा ग्राम्स पर मोल। इसका निकालेंगे 44 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। तो देखें सबसे लाइटर गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। और इसकी बात करें, ये सबसे बाई चांस तरतीब से ही लिखी गई हैं, तो इसका ये मैस सबसे ज़्यादा है, ये जल्दी डिफ्यूज़ नहीं करेगी, ये होगा लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन, लीस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। लो जी भाईजान, अब ये भी एक बात क्लियर हो गई। यहाँ तक अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। बाकी 2 मार्क्स जो हैं वो इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के हैं। जी मुझे नहीं समझ आई। ये भी नहीं, ये एमसीक्यू है इतना, ये पेपर में नहीं लिखना आपने। ये जो इतना मैंने बताया है ना यार, यहाँ से ना इस तरह का एक एमसीक्यू आ जाता होता है। और ये ना आप जहन में रखें कि लाजमी नहीं ये 4 गैसेज ही आएँ, वो आपके इनके अलावा गैसेज भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैस सबसे हैवी है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे कम शो करेगी, ठीक है ना। तो बाकी गैसेस भी मैंने कहा आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी कि साल के एंड तक जाते जाते आपको काफ़ी हद तक याद हो चुके होंगे। फिर आपके जब टेस्ट होंगे तो उसमें मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देनी है, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी इसको एक्सपेरिमेंटली भी तो वेरीफाई करना चाहिए इस लॉ को। तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हम इसकी पढ़ लें। डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि प्रैक्टिकली मुजाहिरा करना है इसका। तो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन देख लें। एक्सपेरिमेंटल, यार बातें नहीं करें प्लीज़, आप लोगों का शोर आता है लेक्चर में। एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, यार डेमोन्स्ट्रेशन होता है परफॉर्म करके दिखाना, परफॉर्म करके दिखाना, प्रूफ के तौर पे अपनी बात को जस्टिफाई करना। अब देखिए इसने क्या किया, इसने एक 100 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब डिज़ाइन की, ठीक है, बिल्कुल लाइक द ट्यूब लाइट, जिस तरह की आमतौर पे ट्यूब लाइट्स घरों में लगी होती है ना, लाइक दैट, वैसी इसने 100 सेंटीमीटर लेंथ की एक ट्यूब डिज़ाइन की। चलें लेट सपोज ये 100 सेंटीमीटर जो लंबी है ट्यूब है, वॉल्यूम वट कोई भी हो सकता है, वो नहीं बताया गया ना, वॉल्यूम की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें वॉल्यूम के साथ हमारा कंसर्न ही नहीं है। अच्छा, अब इसने इसकी जो लेंथ रखी दैट वाज 100 सेंटीमीटर। ये 2 एंड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर। ये है 100 सेंटीमीटर ट्यूब है। अब इसने क्या किया, दोनों तरफ इसको रोटेट कर दो थोड़ा सा, हो गया सेटल, रोटेट करते, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये क्लियर आ रहा है ना। अच्छा अब देखें यार, अब 100 सेंटीमीटर लंबी जो ट्यूब इसने डिज़ाइन की, अब इसने क्या किया, इसके दोनों तरफ ना यहाँ पर एक नोज़ल लगाई, मतलब एक नाली लगा दी, एक पाइप लगा दिया। अब यहाँ पर इसने क्या किया कि इस तरफ NH3 लिक्विड फॉर्म में, NH3 के अंदर एक कॉटन डिप की, उसमें भीग गई, इसको कहते हैं सोकिंग, SOAK। इसने सोक किया एक कॉटन का पीस अमोनिया के अंदर, अमोनिया को उसमें से निकाल के उसने यहाँ प्लग कर दिया। लो जी, अब यहाँ पर उसने अमोनिया में डिप की हुई कॉटन लगा दी। लो जी, जो NH3 है इसके वेपर्स बनते हैं, वो इसमें से निकलते हैं,
और इधर से HCl के जो वेपर्स बनते हैं वो इसमें से निकलते हैं, इधर से NH3 के वेपर्स बनते हैं, इधर से HCl के। अब मैंने कल एक मिसाल दी थी मिक्सिंग ऑफ गैसेस जो होती है, वो भी डिफ्यूजन की एग्जांपल है। अब देखो ना ज़रा, इधर HCl की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, इधर 0 है, तो हाई से लो की तरफ HCl जा रहा है। इसी तरह से इस तरफ NH3 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है और इस तरफ कम है, तो वो NH3 इस तरफ को जाना शुरू कर देगा हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो प्यारे प्यारे इंतहाई कमीने बच्चों, जहाँ पर ये दोनों गैसेज मिक्स हो जाएंगी ना, इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है, और जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो NH4Cl बन जाता है। अब यहाँ पर देख लें, आप फ़र्ज़ कर लें कि इस जगह पे दोनों गैसेज मिल गई हैं, इस जगह पे दोनों गैसेज मिल गई, एक वाइट कलर का रिंग बन जाता है। ये रिंग जो है ना NH4Cl का रिंग होता है। इसका मतलब है कि यहाँ से इतना जो फासला तय किया है वो NH3 ने तय किया है, तो जितना फासला तय किया है वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 वो है 59.5 सेंटीमीटर। इसको ना मतलब पैमाइश कर लेते हैं ना, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना फासला तय किया। जहाँ रिंग बनता है वहाँ से हमें पता चल जाता है ना। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो HCl का फासला है, उसको RHCl कहेंगे, मतलब HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसकी मेजरमेंट की गई तो ये था 40.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इनकी डेंसिटी तो है नहीं, हम अब क्या करेंगे, मोलर मैसेज का सहारा लेंगे। लो जी, दोनों के मोलर मैसेज निकालते हैं। मोलर मैस ऑफ HCl लिखेंगे, मोलर मैस ऑफ HCl लिखते हैं तो हाइड्रोजन होता है 1, क्लोरीन 35.5, ये 36.5 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। इसी तरह से जब हम मोलर मैस ऑफ NH3 निकालते हैं तो वो आता है 17 ग्राम पर मोल। मतलब ये है कि नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3, 14 + 3 17। अब इसके ऊपर हम जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करते हैं। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा यार, ये जब अप्लाई करना है ना, इसमें यह है कि जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है ना, उसको हम बटे के ऊपर रखते हैं। अब इन दोनों में से जिसने ज़्यादा फासला तय किया वो NH3 है। हम यहाँ लिखेंगे कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 ये न्यूमरेटर में आ गया और HCl का रेट ऑफ डिफ्यूजन नीचे आ गया। इसी तरह से अंडर रूट मोलर मैस लेंगे। अब यहाँ HCl है तो HCl का मोलर मैस ऊपर आएगा और यहाँ पर NH3 है तो इसका मोलर मैस यहाँ नीचे आएगा। NH3 का मोलर मैस, MNH3 लिखना था। अच्छा जी, ये मोलर मैस ऑफ NH3 यहाँ आ गया। अब इनमें वैल्यूज़ अप्लाई करें। जब इनमें आप वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं तो ये आता है 59.5 ओवर, इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 40.5। अब इनके मोलर मैसेज लिख दें। HCl है 36.5, इसका अंडर रूट, और NH3 है 17। यार इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 1.46 आंसर आता है, इसका भी 1.46 आंसर आता है। और यहाँ पर आप दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं तो आप लिख सकते हैं कि हेंस ग्राहम्स लॉ इज़ वेरीफाइड। तो बुक में नहीं होना चाहिए इसको, ये बिल्कुल बॉटम में देखो ये है, उसने पूरा सॉल्व नहीं किया। अच्छा लिसन, अच्छा सुने ना, एक मिनट यार, मैं ये वीडियो क्लोज कर लूँ, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। एनीवे व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इसको देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट भी करें और लाइक करें, शेयर करें, और यार ठहर जो, क्या हो गया, मुझे क्लोज कर लेने दो। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सारी वीडियो देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट भी करिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें जो पहली दफ़ा देख रहे हैं। बाकी लोग अच्छे वाला कमेंट करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के अंदर इसका लिंक भी शेयर करें। बाकी अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।